नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पहले वो बता दूँ। फर्स्ट टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनुअल एंड द ऑटोमेटेड एलिमेंट्स। उसके बाद ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट, फिर डिजिटल ऑडिट, उसके बाद इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। ये सारे टॉपिक्स हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनुअल एंड द ऑटोमेटेड एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट। ये कंसेप्ट जो है समझने के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल शो करना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, प्लीज मिस मत करना ये और स्किप मत करना वीडियो। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा मैनुअल कंट्रोल्स और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, देखो इंटरनल कंट्रोल्स देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको यहाँ पे। देखो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इंटरनल कंट्रोल पूरा समझाता हूँ, मैनुअल कंट्रोल ऑटोमेटेड कंट्रोल कैसा होता है। देखो पहले क्या, प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर को पता चला कि मशीनरी का रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस चाहिए। उसके लिए उसने एम्प्लॉय को बोला, प्रोडक्शन मैनेजर ने एम्प्लॉय को बोला कि जा तू कैशियर के पास जा और जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो रेगुलर होने वाला है उसके लिए तू पैसे लेके आ। एम्प्लॉय कैशियर के पास आता है अकाउंट डिपार्टमेंट में कि भाई हमको रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाना है, आप हमको पैसे दे दो। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ मनी कैशियर से मांगेगा, कौन? एम्प्लॉय। अभी कैशियर ऐसे ही अमाउंट ऑफ मनी एम्प्लॉय को दे देगा? नहीं, पहले कैशियर क्या करेगा, ऑथोराइजेशन लेगा। किसके पास? हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास, सीनियर अकाउंट्स मैनेजर से ऑथोराइजेशन लेगा। सीनियर अकाउंट मैनेजर ऑथोराइजेशन देगा कैशियर को, लेकिन इससे पहले जो प्रोडक्शन मैनेजर है उससे कंफर्मेशन लेगा। कौन? सीनियर अकाउंट मैनेजर। क्या लेगा कंफर्मेशन? कि भाई हमारे यहाँ पे जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होने वाला है वो सच में होने वाला है, रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, हाँ होने वाला है प्रोडक्शन मैनेजर से। और कितने अमाउंट का होने वाला है वो भी कंफर्म करेगा सीनियर अकाउंट मैनेजर। उसके बाद ही कैशियर को ऑथराइजेशन दे देगा कि जो एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आएगा उसको पैसे दे देना, लेकिन पैसे देने से पहले वाउचर पे, पेटी कैश वाउचर पे या तो वाउचर पे साइन करवा देना। ठीक है, तो हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैशियर को ऑथराइजेशन देता है, उसके बाद ही कैशियर पेमेंट करता है एम्प्लॉय को। तो ये इंटरनल कंट्रोल्स होता है। अगर देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन सीनियर अकाउंट मैनेजर दे रहा है और इनिशिएशन कौन कर रहा है ट्रांजेक्शन का? कैशियर। तो ऑथराइजेशन और इनिशिएशन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आ गया। ठीक है, और रिकॉर्ड कोई और बंदा करेगा। इस ट्रांजेक्शन का जो बिल आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसका जो बिल मिलेगा हमको, तो वो रिकॉर्ड कौन करेगा? जो अलग बंदा होगा वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो ऑथराइजेशन, इनिशिएशन एंड रिकॉर्डिंग तीनों का अलग अलग प्रोसीजर है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी अच्छा है, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, वहाँ पे फ्रॉड होने का कम चांस है। वरना फ्रॉड क्या हो सकता है, अगर ऑथराइजेशन नहीं मिला होता तो कैशियर, एम्प्लॉय और रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो करने वाला बंदा है, तीनों मिलकर फेक बिल इश्यू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उसको रिकॉर्ड करवाते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। तो इससे फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो इतना हमने अच्छे से समझ लिया कि इंटरनल कंट्रोल कैसे परफॉर्म होते हैं। अभी देखो इनिशिएट, अभी यहाँ पे क्या, ऑथोराइजेशन मिलने पर ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, पैसे दिए जाएंगे। तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो बंदा कर रहा है वो बिल भी इशू करेगा। तो बिल इशू करेगा तो रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। लेकिन सिस्टम में अगर रिकॉर्ड होता है तो हमको क्या पता कि जो सिस्टम में रिकॉर्ड होता है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट दिखेगा। ठीक है, आज अमाउंट रिकॉर्ड हो गया, लेकिन हो सकता है कल आके कोई फ्रॉड कर ले, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करके। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अभी तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बाद में क्या पता कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट सही दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे कुछ झोल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ किसी ने डेटाबेस में जाके एंट्रीज चेंज करी, फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, आज हमने रिकॉर्ड कर दिया 20,000 रुपये, क्या पता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस 20,000 दिखाई दे। हो सकता है 30,000 रुपये हो जाए, हो सकता है 40,000 रुपये हो जाए, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हो जाए। तो इसको रोकने के लिए, ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, कि भाई एक्यूरेसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन हो। ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स जो हम पिछले वीडियो में पढ़ के गए थे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई एक्यूरेसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन होने की वजह से हम ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगाते हैं। ठीक है, देखो मैन्युअल कंट्रोल से बराबर है। हमने जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया वो उसका जो ऑथोराइजेशन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ऑथोराइजेशन मिल रहा है वो तो बराबर है। ठीक है, मैनुअल कंट्रोल्स अच्छा है, लेकिन साथ में ऑटोमेटेड कंट्रोल्स भी होना चाहिए ताकि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये जो इससे क्या डिसाइड होता है, ऑडिटर अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल हम पढ़ते हैं। एंटिटी सिस्टम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल मैनुअल कंटेन्स द मैनुअल एलिमेंट्स एंड ऑफ्टन कंटेन्स द ऑटोमेटेड एलिमेंट्स। इंटरनल कंट्रोल में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मैनुअल एलिमेंट्स और ऑटोमेटेड एलिमेंट्स, हमने देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनुअल और द ऑटोमेटेड एलिमेंट्स आर रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड देयरऑन। ठीक है, मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट्स के ऊपर डिसाइड करेगा ऑडिटर अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। The use of the manual or the automated elements in the internal control also affects the
मैनर इन विच द ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्टेड। ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, ठीक है, इनिशिएट होता है, पहले ऑथोराइज किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोसेस और रिपोर्टेड। किस मैनर में हुआ है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, ठीक है, तो बराबर है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है तो फिर कुछ फ्रॉड हो सकता है। कंट्रोल्स इन द मैनुअल सिस्टम में इंक्लूड दी सच प्रोसीजर्स एज दी अप्रूवल्स एंड रिव्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। देखिए, अप्रूवल लिया था सीनियर अकाउंट मैनेजर का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्चा करने से पहले कैशियर ने क्या अप्रूवल किसका लिया था? सीनियर अकाउंट मैनेजर का, ठीक है। एंड रिकंसिलिएशन फॉलो अप ऑफ दी reconciling items. Alternatively, an entity may use the automated procedures to initiate, record, process and report transactions, in which case records in the electronic format replace the paper documents. मतलब यहाँ पे कंट्रोल्स मैन्युअली लिया गया था, ऑथोराइजेशन सीनियर अकाउंट मैनेजर से मैन्युअली लिया गया था। यहाँ पे अगर ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स लगाए जाए तो जीमेल द्वारा क्या सीनियर अकाउंट मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से अप्रूवल लेगा, ठीक है, वहाँ पे ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स लगाई जाएगी, ठीक है। मैन्युअली भी अप्रूवल, मैन्युअली भी कंफर्मेशन ले सकता है और ऑटोमेटेड प्रोसीजर से भी कंफर्मेशन ले सकता है। कौन? सीनियर अकाउंट मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से। तो यहाँ पे ये समझाया गया, कंट्रोल्स इन द आईटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल्स एम्बेडेड इन द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड द मैनुअल कंट्रोल्स। आईटी सिस्टम में दो तरह के कंट्रोल है, मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटेड कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल क्या है? मैंने आपको दिखा दिया कि सीनियर अकाउंट मैनेजर ऑथोराइजेशन दे रहा है, इसके बाद ही कैशियर पेमेंट करता है ट्रांजेक्शन का, तो ये मैनुअल कंट्रोल। ऑटोमेटेड कंट्रोल मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद का जो कंट्रोल है, जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, तो ये रिकॉर्ड करने के बाद जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, ठीक है। फर्दर, मैनुअल कंट्रोल्स में बी इंडिपेंडेंट ऑफ द आईटी, may use the information produced by the IT or may be limited of monitoring the effective functioning of the IT, ठीक है। मैनुअल कंट्रोल्स क्यों लिए जाते हैं? मॉनिटरिंग द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द आईटी, मतलब जो जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स ये बराबर हो रहे हैं नहीं, उसके लिए मुझे मैन्युअली देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑफ द ऑटोमेटेड कंट्रोल्स एंड टू हैंडलिंग एक्सेप्शंस। तो ये दो पैराग्राफ हमने अच्छी तरह से एग्जाम्पल से समझ दिए। ये एग्जाम्पल आप समझोगे ना तो पूरा ये कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो अभी हम 9.1 देखते हैं, मैनुअल एलिमेंट्स वर्सेस ऑटोमेटेड एलिमेंट्स इन द इंटरनल कंट्रोल। मैनुअल एलिमेंट्स इन द इंटरनल कंट्रोल में बी मोर सुटेबल व्हेन जजमेंट एंड डिस्क्रिशन आर रिक्वायर्ड सच एज फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। देखो, जो रिकरिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल, परचेज फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लायर्स, तो ये सब क्या है, हम ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगा सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें मुझे पता है कोई एरर भी नहीं होगी, कोई फ्रॉड भी नहीं होगा। लेकिन अगर जो कभी कभार ट्रांजेक्शन होता है जो साल में 2-3 बार होता है या 3-4 बार होता है, हफ्ते में नहीं, हम बोलते हैं 1 महीने में 1 बार होता है, तो ये क्या होता है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं जो, और नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता। वन टाइम परचेजेस फ्रॉम द अनअप्रूव्ड सप्लायर, अप्रूव्ड सप्लायर से हम परचेज करते हैं, उसमें पता है मुझे ऑटोमेटेड कंट्रोल में कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, सब कुछ बराबर होगा। लेकिन अगर वन टाइम परचेस होगा तो उसमें फ्रॉड हो सकता है। इरेगुलर पेमेंट्स होंगे, रेगुलर पेमेंट्स, अगर रेंट एक्सपेंस है, रेगुलरली 1-1 महीने में रेंट पे किया है, कंपनी पे कर रही है, तो उसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। लेकिन अगर इरेगुलर पेमेंट्स होगा तो उसमें फ्रॉड हो सकता है, तो उसके लिए हमको मैनुअल कंट्रोल लगाना जरूरी है, ठीक है। परचेस फ्रॉम दी अनअप्रूव्ड सप्लायर्स है तो वहाँ पे देखना है कि भाई कोटेशंस वगैरह जो परचेस मैनेजर ने मंगवाया वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। Circumstances where errors are difficult to define, anticipate और predict, मतलब अगर सप्लायर से बिल मुझे मिला है, अगर उसी में एरर है, ठीक है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम तो अपने आप ही रिकॉर्ड कर देगा। अगर सप्लायर से मुझे बिल मिला है, उसी में एरर है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम तो अपने आप ही रिकॉर्ड कर देगा। तो उसमें डेटा क्वालिटी इश्यूज हो सकती है, तो उसकी वजह से वो बिल जो मिला है उसको वेरीफाई करना है, कैसे? मैन्युअली वेरीफाई करना है, एरर तो नहीं है ना उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट काम नहीं आएगा। बिल अगर मुझे इम्पोर्ट पर मिला है, 20,000 का माल परचेस किया था, लेकिन सप्लायर ने 2 लाख का बिल भेज दिया है, वहाँ पे क्लेरिकल एरर है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, अरिथमेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, मतलब क्लेरिकल एरर है। 20,000 का 2 लाख रुपए का बिल दे दिया, मतलब वहाँ पे मैथमेटिकल एरर है, वहाँ पे कुछ 1 0 ज़्यादा लगा दिया, इसलिए वो देखना, वो जो मैनुअल एलिमेंट्स है वो देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दैट रिक्वायर अ कंट्रोल रिस्पॉन्स outside the scope of an existing automated control, ठीक है, existing automated control, ठीक है। तो ऑटोमेटेड कंट्रोल जो परफॉर्म हो रहे हैं, बराबर हो रहे कि नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा। जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, ये जो सारे कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं है, तो उसके लिए मुझे एक और मैनुअल कंट्रोल लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि सिस्टम में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में फ्रॉड किया गया है नहीं किया गया, तो वो मुझे मैनुअली देखना पड़ेगा। और इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, ठीक है।
कंट्रोल्स हैं ऑटोमेटेड, वो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स बराबर परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो देखने के लिए मुझे मैनुअल कंट्रोल्स देखना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो ये सारा हमने देख लिया अभी, मैनुअल कंट्रोल्स और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, और मैनुअल कंट्रोल्स कब लगाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे मैनुअल जो एलिमेंट्स है वो कभी लेस रिलायबल है, मतलब कभी रिलायबल नहीं होते। मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल में बी लेस रिलायबल देन दी ऑटोमेटिकली बिकॉज दे कैन बी more easily bypass, ignore or overridden, and they are also prone to simple errors and the mistakes. Consistency of the application of the manual control cannot be therefore be assumed. हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि भाई सीनियर अकाउंट्स मैनेजर कंफर्मेशन लेगा किसके पास, प्रोडक्शन मैनेजर के पास, कि भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद ही ऑथराइज करेगा कैशियर को कि तू पेमेंट कर दे एम्प्लॉय को जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो सीनियर अकाउंट मैनेजर जो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ जो कम्युनिकेशन करता है, वो जो मैन्युअली कम्युनिकेशन करता है, तो ये इसमें फ्रॉड हो सकता है। तो वहाँ पे कंट्रोल्स लेस रिलायबल है। अगर वो बड़े जो मैनेजर है वही फ्रॉड करेंगे तो मैनुअल कंट्रोल्स का किस काम का, तो मैनुअल कंट्रोल्स लेस रिलायबल है। ठीक है, तो उसकी वजह से मैनुअल कंट्रोल्स लेस रिलायबल होते हैं। तो वहाँ पे भी हमको ऑटोमेटेड कंट्रोल्स काम आते हैं। जैसे अगर मैनेजर ने सीनियर अकाउंट मैनेजर से बाय वे ऑफ दी सिस्टम कम्युनिकेट किया है, तो वहाँ पे हमको प्रूफ रहता है। ठीक है, वहाँ पे हमको प्रूफ रहता है, तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स तब काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मैनुअल एलिमेंट कैन नॉट बी देयरफॉर बी एज्यूम। मैनुअल कंट्रोल एलिमेंट्स में बी लेस सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कौन से सर्कमस्टेंसेस में मैनुअल कंट्रोल्स लेस सुटेबल है, वो रिलायबल नहीं है। कब, हाई वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन है, उसको मैनुअली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, रिकरिंग ट्रांजेक्शन, बार बार ट्रांजेक्शन हो रहे, बार बार सेल हो रहे, परचेस हो रहे। ठीक है, और इन सिचुएशंस वेयर द एरर्स दैट कैन बी एंटीसिपेटेड और प्रेडिक्टेड कैन बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द कंट्रोल पैरामीटर्स दैट आर ऑटोमेटेड। ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स है तो मैनुअल कंट्रोल भी काम नहीं आएंगे। जनरलिटी से एक बार पास हो जाएगी, लेकिन उसको देखने के लिए मैनुअली कंट्रोल करेगा कोई, लेकिन वो भी इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन ही इतने कॉम्प्लेक्स है तो उसका मैनुअल कंट्रोल्स काम नहीं आएगा। तो अभी हमको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट काम आ जाए। कंट्रोल एक्टिविटीज वेयर द स्पेसिफिक वेज टू परफॉर्म द कंट्रोल दैट कैन बी एडिक्वेटली डिजाइन एंड ऑटोमेटेड। मतलब कंट्रोल एक्टिविटीज है, जो भी आईटी कंट्रोल्स हैं, जो भी जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल्स एक्टिविटीज हमारे पास है। ठीक है, हम फ्रॉड को रोक सकते हैं क्योंकि हमने रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन, तो वही ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखना चाहिए। ठीक है, बीच में जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस होता है उसको रोकने के लिए हमने जो कंट्रोल एक्टिविटीज लगाई है वो एडिक्वेटली डिजाइन और ऑटोमेटेड है। तो हमको किस काम, तो हमको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सफिशिएंट है, तो हम मैनुअल कंट्रोल्स को क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनुअल एलिमेंट्स एंड द ऑटोमेटेड एलिमेंट्स। ओके, एंड द इंटरनल कंट्रोल जो होते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा लिया, बहुत अच्छी तरह से आपको डिस्कस किया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट अप्रोच एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरा टॉपिक था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, चैप्टर 3 का पार्ट 5, ये पार्ट 6 है। ठीक है, तो इसमें ऑडिट अप्रोच क्या रहेगा, अगर ये आप मान लो कि अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आएगा तो मिनिमम 5 मार्क्स में आएगा। अगर ये इंडिविजुअल टॉपिक भी आता है, जैसे रिस्क असेसमेंट, अंदर जो पोर्शन है रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंड एंड एवेल्यूएट, अगर ये भी एक टॉपिक पूछा जाएगा तो 2-3 मार्क्स का तो आ सकता है। लेकिन ये पूरा अगर ऑडिट अप्रोच एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पूरा क्वेश्चन अगर आपको May 24 एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स का तो मिनिमम ये पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा भी हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, ये हम टॉपिक सारे कुछ पिछले वीडियो में थोड़े बहुत टॉपिक्स मैं समझाऊंगा, लेकिन ज़्यादा टॉपिक्स हम पढ़ के गए। ठीक है, पिछले वीडियोज़ में, तो उसका डिस्कशन मैं आपको अच्छी तरह से कराऊंगा, लेकिन मेमोरी टेक्निक्स ज़्यादा मैं इधर यूज़ करूँगा। ठीक है, रिस्क असेसमेंट ये फर्स्ट टॉपिक है। देखो, रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है हमको पता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करके एज पर ऐसे 315 क्या होता है, अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड दिस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। उसको अंडरस्टैंड करूँगा, इसको एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद में क्या आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, एसेस कर पाऊंगा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी एग्जांपल दूं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने बहुत बड़ी अमाउंट का लोन लेके रखा है। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट का लोन लेके रखा है, फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है, तो लोन बड़ी अमाउंट का, इंटरेस्ट बड़ी अमाउंट का होगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में लोन दिखाई देगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पीएनएल में इंटरेस्ट दिखाई देगा।
तो इससे क्या होता है, कंपनी की इंप्रेशन डाउन होती है शेयर होल्डर्स के नजरिए से। शेयर होल्डर बोलेगा कंपनी ने इतना भारी कर्जा लेके रखा है, ठीक है, इतना भारी कर्जा लेके रखा है, ठीक है, कल को कंपनी का इतना बड़ा इंटरेस्ट होगा, फिर नेट प्रॉफिट भी कम होगा, तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कंपनी ने बहुत बड़ा कर्जा लेके रखा है, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो कंपनी का अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा दिखाने के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा दिखाने के लिए लोन को एज ए इक्विटी दिखाती है। लोन को एज ए इक्विटी दिखाएगी तो लोन अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में लोन अमाउंट नहीं दिखाई देगा, और इधर साइड में अगर हम पीएनएल की बात करें तो पीएनएल में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो इससे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखेगा और शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होकर इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करके क्या कर सकती है, लोन और इंटरेस्ट का अमाउंट क्या मैनिपुलेट कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ऑडिटर रिस्क असेसमेंट क्या करेगा कि भाई रिस्क असेसमेंट क्या होगा कि मुझे अभी बैलेंस शीट में क्या देखना है, लोन, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखना है, इंटरेस्ट, उसका मुझे अच्छी तरह से चेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन दो आइटम में हो सकती है, कौन सी, लोन और इंटरेस्ट में। तो आइडेंटिफाई करेगा सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। और दूसरा क्या है, रिस्क असेसमेंट में टॉपिक में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसीडरेशन, मतलब क्वांटिटेटिव कंसीडरेशन मतलब नेट प्रॉफिट का एनालिसिस, पास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट रेशियो कितना था, अभी नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है। और क्वालिटेटिव मतलब ऐसा कुछ कस्टमर ने कुछ क्लेम तो नहीं किया है, कुछ भी नेगेटिव रेपुटेशन तो नहीं है, मतलब रेपुटेशनल रिस्क तो नहीं है, कस्टमर, अगर कस्टमर ने कंपनी के ऊपर केस करके रखा है तो वो भी हो सकता है, तो उससे कंपनी के क्या गोइंग कंसर्न पर असर पड़ेगा। तो रिलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, रिलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन मतलब कंप्लीटनेस एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन, कंप्लीटनेस हो सकता है किसका, कंप्लीटनेस ऑफ द रेवेन्यू, जब जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किए वो कंप्लीट है, और एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेंडिचर जो भी किए वो एक्यूरेट है, ठीक है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए और रेवेन्यू भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए, दोनों एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये असर्शन बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो मैंने दो एग्जाम्पल लिए, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी का, ठीक है। आइडेंटिफाई द लाइकली सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, अगर मुझे फाइनेंशियल रिस्क लग रहा है तो मुझे लग रहा है दो अमाउंट में मिसमैच हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैंने एग्जांपल लिया लोन का, लोन और इंटरेस्ट दोनों में मिसस्टेटमेंट हो सकता है। आइडेंटिफाई लाइकली सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, कंसीडर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम, मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है, बीच में आईटी का गलत उपयोग किया जा रहा है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के साथ खेला जा रहा है, टॉप मैनेजमेंट खेलती है, क्या करती है, ट्रांजेक्शन का मैनिपुलेट कर देती है, एक्सपेंसेस को क्या बढ़ा देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो ये रिस्क हुआ क्या, अमाउंट मिसमैच, रिकॉर्ड किया अलग अमाउंट लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है वो अलग अमाउंट है, ठीक है। तो कंसीडर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम, वो कुछ पर्पस होता है इसलिए करती है ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी मतलब टॉप मैनेजमेंट ऐसा करती है, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, रिस्क असेसमेंट है तो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टॉपिक आइडेंटिफाई, ठीक है, रिस्क असेसमेंट फर्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट्स, आइडेंटिफाई मतलब आई, क्यू क्वालिटेटिव मतलब क्यू, ऐसे फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर लेके रखो, आई क्यू, फिर आर रिलेवेंट, आई मतलब आइडेंटिफाई, फिर सी मतलब कंसीडर, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको, आई क्यू आर आई सी, ऐसा कोड देखे हम ये पूरा टॉपिक को याद कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर पकड़ो और साइड में लिख दो, फिर एग्जाम के टाइम में आप वो पॉइंट्स याद रखोगे तो ये वर्ड्स आप एग्जाम में याद रखना कि आई क्यू आर आई सी ऐसे याद रख सकते हो आप। अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट, डॉक्यूमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस यूजिंग अ फ्लो चार्ट एंड नैरेटिव्स। देखो फ्लो चार्ट, नैरेटिव्स, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन, ये सब कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मेथड्स जो हम पिछले टॉपिक्स में सीख के गए, ठीक है, हमने ये सब पढ़ा था। फ्लो चार्ट और नैरेटिव्स ये सब यूज करके हम जान सकते हैं कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल्स कैसा है, ऑडिटर को पता लगता है। प्रिपेयर द रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिसेस, वो भी प्रिपेयर करेगा ऑडिटर, देखो अंडरस्टैंड करेगा, एवेल्यूएट करेगा और अंडरस्टैंड करेगा डिजाइन ऑफ द कंट्रोल बाय परफॉर्मिंग द वॉक थ्रू आउट ऑफ द एंड टू एंड प्रोसेसेस। परचेस कंट्रोल्स, अगर मैं एग्जांपल वॉक थ्रू आउट ऑफ द एंड टू एंड प्रोसेस, अब कंपनी ने बोला कि हमारे यहाँ फैक्ट्री से माल खत्म होता है, फिर वेयरहाउस को इंटीमेट किया जाता है, उसके बाद परचेस डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया जाता है, उसके बाद परचेस डिपार्टमेंट इंटरनल परमिशंस लेके परचेस ऑर्डर इश्यू करता है, ठीक है। इसको सप्लायर को कोटेशंस वगैरह पहले पास होते हैं, मतलब कोटेशन वगैरह सप्लायर से मंगवाए जाते हैं, उसके बाद परचेस ऑर्डर दिया जाता है। तो ये सारे प्रोसेसेस A to Z मैंने जो प्रोसेस बोले वो ऐसे ही परफॉर्म हो रहे हैं कि जैसा कंपनी ने ऑडिटर को बोला था। तो ऑडिटर वो वॉक थ्रू आउट एंड टू एंड प्रोसेस सब देखेगा कि सच में ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है कि ऐसी कंपनी हमको बुद्धू बना रही है। प्रोसेस वाइड कंसिडरेशन फॉर एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, एंटिटी का लेवल जो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, तो इसके जो 3 लेवल हैं तो उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं है, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। तो अगर प्रॉपर, जब हमने पहले एग्जांपल कंसीडर किया रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला, सीनियर अकाउंट मैनेजर ऑथराइज करेगा कैशियर को उससे पहले
कंफर्मेशन किससे लेगा, प्रोडक्शन मैनेजर से। तो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। ऑथोराइज कोई और बंदा कर रहा है, इनिशिएट कोई और बंदा कर रहा है, रिकॉर्ड कोई और बंदा कर रहा है और प्रोसेस कोई और बंदा कर रहा है ट्रांजेक्शन का। अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होगी तो फ्रॉड होने के चांसेस है। आईटी जनरल कंट्रोल्स एप्लीकेशन का हमने पूरा डिस्कस किया ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है। आईटी जनरल कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स ये लगाया जाता है ताकि जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो वही ट्रांजेक्शन जो जिस अमाउंट से रिकॉर्ड हो रहा है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट दिखे। रिकॉर्ड कहीं और अमाउंट से हो रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई और अमाउंट दिख रही है। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुआ 20,000 का लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 30,000 दिख रहा है, 20,000 का रिकॉर्ड हुआ 30,000 का दिख रहा है। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं, आईटी जनरल कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं है कंपनी में। टेस्ट फॉर द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ठीक, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है, एसेस करना है नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ द कंट्रोल टेस्टिंग, एसेस करना है रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ द पॉपुलेशन, रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डेटा, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका डेटा, मतलब ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसका जो वाउचर्स वगैरह बिल्स वगैरह ऑथोराइजेशन दिया जा रहा है नहीं दिया रहा है वो सारा कुछ, रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ द पॉपुलेशन, कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन हो रहा है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, ठीक है। सारे ट्रांजेक्शन ए टू जेड सिस्टम में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड करने के लिए सोर्स डेटा वो भी रिलायबल होना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ द की रिपोर्ट्स एंड स्प्रेडशीट्स, की रिपोर्ट्स मतलब मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट, ऑपरेशन रिपोर्ट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, एचआर रिपोर्ट्स, ये सब टेस्ट करना कि प्रॉपर है कि नहीं। सैंपल टेस्टिंग, सैंपल टेस्टिंग में कोई एक ट्रांजेक्शन का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट थ्रू सिस्टम थ्रू कैसे प्रोसेस हो रहा है उसका सैंपल टेस्टिंग करना, 3-4 ट्रांजेक्शन देखना कि कैसे ऑडिटर देखता है कि सैंपल टेस्ट करता है उसको, ठीक है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, वॉक थ्रू आउट करता है, एंड टू एंड प्रोसेस मैंने आपको देखा है इससे पहले, ठीक है। ऐसे ही सैंपल टेस्टिंग हो रहा है, सारे ट्रांजेक्शन में सैंपल टेस्टिंग करेगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल्स की चेक करने के लिए। कंसीडर कॉम्पिटेंस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टाफ टीम परफॉर्मिंग द कंट्रोल टेस्टिंग, कंसीडर द कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करने के लिए मैं अपने ऑफिस से किस स्टाफ को भेज रहा हूँ, ठीक है, मेरी सीए के ऑफिस से मैं जिस स्टाफ को ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करने के लिए भेज रहा हूँ वो कॉम्पिटेंट है, इंडिपेंडेंट है टू दी कंपनी कि जिस कंपनी का टेस्ट करे कंट्रोल्स। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंस से इन्फ्लुएंस होगा तो किस काम का, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस नहीं होना है, कंपिटेंस होना चाहिए, क्वालिफाइड स्किल प्रोफेशनल होने चाहिए। जो स्टाफ मेरा है मैं उसे भेजूंगा कि बेटू टेस्ट करके कंट्रोल, वो कंपिटेंट और इंडिपेंडेंट होने चाहिए। रिपोर्टिंग, इवैल्यूएट द कंट्रोल एफिशिएंसीज, ठीक है। कंट्रोल्स में जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल सारे कुछ लगाया गया, तो उसके डेफिशिएंट तो नहीं है सिस्टम, वो चेक करो, इवैल्यूएट करो। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, मटेरियल वीकनेसेस वो भी देखो। रेमिडिएशन ऑफ द कंट्रोल वीकनेसेस, कंट्रोल वीकनेसेस है तो उसको कम करने के लिए जो रेमिडिएशन, जो सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द कंट्रोल्स ऑडिटर सजेस्ट करता है वो उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल मेमो और द मैनेजमेंट लेटर। इंटरनल कंट्रोल फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। मैनेजमेंट लेटर मतलब उसमें वीकनेस शो करता है, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलता है कि भाई वीकनेस इन दी कंट्रोल्स है और सजेशन देता है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंट्रोल्स, ठीक है, उसको मैनेजमेंट लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट दे दिया, अभी कंपनी वो इम्प्रूव करती है कंट्रोल्स के नहीं करती है वो ऑडिटर चेक करेगा, अगर करती है तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या आना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऑडिटर डिसाइड करता है। तो सारा चार्ट मैंने आपको ये पूरा समझा लिया, ये अगर पूरा आप याद रखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देते हैं डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट क्या होता है, प्रोसेस टूल्स टेक्निक्स को कंबाइन करके जो ऑडिटर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करता है उसी को बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। कैसे, जैसे मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, CAT कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज करता हूँ, जैसे KPMG में KPMG ऑडिट सॉल्यूशंस यूज होता है, जैसे वर्किवा ऐसे ऑडिट सॉफ्टवेयर आते हैं, सेप ओरेकल ऐसे सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट को मैनेज करने के लिए, ऑडिट को मैनेजमेंट करने के लिए, ऑडिट पूरा ऑडिट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसको मैनेज करने के लिए, कि मैं क्या बोला, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट का मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू टैप द वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा टू ऑब्टेन द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। टूल्स टेक्निक्स प्रोसेसेस यूज करके जो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है उसको हम बोलेंगे डेटा एनालिटिक्स। आगे हम बढ़ते हैं अच्छी तरह से। ऑडिटर्स कैन मेक द यूज ऑफ द सिमिलर टूल्स एंड टेक्निक्स इन द ऑडिट प्रोसेस एंड ऑब्टेन द गुड रिजल्ट्स, ठीक है। कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेगा, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, that the auditor use in applying the principles of the data analytics are known as the computer assisted audit techniques or the CAATs जैसे आइडिया, ACL, आइडिया मतलब इंटीग्रेटेड डेटा एंट्री एप्लीकेशन, और ACL ये ऑडिट मैनेजमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसी का यूज करके ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और अपना ओपिनियन इश्यू करेगा इसके बाद। लेकिन उसको ऑडिट प्रोसीजर्स को जो परफॉर्म कर रहा है, ऑडिट जो मैनेज कर रहा है पूरा, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर का क्या हेल्प होगा, तो सॉफ्टवेयर ये हेल्प करेगा
देखो, चेक कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा एंड पॉपुलेशन डेट इज यूज इन आइदर टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स और सब्सटेंशियल ऑडिट टेस्ट। ठीक है, कंट्रोल्स और सब्सटेंशियल ऑडिट टेस्ट करने चेक करेंगे कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। जैसे मैंने ट्रांजेक्शन डाला तो अपने आप डेटा एंट्री हो गया, अपने आप एंट्रीज बन गई और अपने आप लेजर, ट्राई बैलेंस और बैलेंस शीट बन रहा है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप प्रिपेयर हो रहे हैं। बराबर, चेक करता है कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा। सिलेक्शन ऑफ द ऑडिट सैंपल्स, ऑडिट सैंपल भी सिलेगा, रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ऐसे प्रोसीजर्स अपने आप सॉफ्टवेयर यूज करता है। रिकम्प्यूटेशन ऑफ द बैलेंसेस, जैसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेटा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेटा। ट्रांजेक्शन डेटा दे दो आपको, सो ट्रांजेक्शन जो भी ईयरली परफॉर्म हो उसको दे दो, तो अपने आप वो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस अपने आप प्रिपेयर करता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, रीपरफॉर्मेंस ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब डेप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये अपने आप रीपरफॉर्मेंस करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को। ठीक है, एनालिसिस ऑफ जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज का एनालिसिस मतलब नरेशन एक्सप्लेनेशन सॉफ्टवेयर अपने आप देगा। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करेगा, इवेल्युएट करेगा इंपैक्ट ऑफ द कंट्रोल एफिशिएंसीज, ये सारे काम सॉफ्टवेयर करता है। देखो, CAAT सॉफ्टवेयर कौन से हो सकते हैं? KPMG यूज करता है, KPMG ऑडिट एंड रिस्क सॉल्यूशन। वर्किवा जनरल ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। SAP ओरेकल, ये भी जनरल ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये था डेटा एनालिटिक्स का टॉपिक। देखो, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ऑडिट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ऑडिट का हम पढ़ते हैं। देखो, डेटा एनालिटिक्स मतलब मैं CAAT मतलब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज करता हूँ फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया, तो उसको बोलेगा डेटा एनालिटिक्स। लेकिन मैं सारे जो IT सिस्टम यूज करता हूँ CA के ऑफिस में, अगर मेरी CA के ऑफिस है, मैं सारी IT सिस्टम जो यूज करता हूँ फॉर दी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सिर्फ ऑडिट का मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर नहीं, डेटा एनालिटिक्स तो ऑडिट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर यूज करता है और कुछ भी यूज नहीं करता। लेकिन मैं एज ए CA मैं अपने ऑफिस में IT सिस्टम, जो भी IT सिस्टम यूज करता हूँ, ठीक है, ऑडिट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी, क्लाइंट का सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर मैं लेजर स्क्रूटिनी करता हूँ। यहाँ मैं बोलता हूँ कि सेल्स रजिस्टर को, सेल्स बिल्स को सेल्स रजिस्टर के साथ, जैसे सेल्स रजिस्टर कंप्यूटर में होगा, सेल्स बिल्स मेरे साथ मैन्युअली पड़े होंगे, तो उसको मैं चेक करता हूँ। या तो मैं ये बोलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के मैं एप्लीकेशन यूज करता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, और मैं अगर दूसरा एप्लीकेशन में बोलूँ जीमेल वीमेल सब यूज़ करता हूँ। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो जो भी IT सिस्टम CA की ऑफिस में यूज़ होती है, सारी की सारी IT सिस्टम, सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। और ये कब की जाती है यूज़? ठीक है, ये कब की जाती है? फ्रॉम द प्लानिंग टू द एक्सप्रेस द ओपिनियन। ठीक है, मुझे ऑडिट मिला, मैं ऑडिट स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, तब तक जब तक ओपिनियन देना, तब तक मैं सारी के सारे IT सिस्टम में यूज करता हूँ फॉर द ऑडिट पर्पस, फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारी की सारी सॉफ्ट सिस्टम्स आ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे डिजिटल ऑडिट। और सिर्फ अगर मैं बोलूँ खाली ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है, तो उसको मैं बोलूँगा डेटा एनालिटिक्स। मतलब डिजिटल ऑडिट इज मोर वास्ट देन दी डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो कंपनीज आर रिस्ट्रक्चरिंग देयर बिजनेस मॉडल्स ड्राइवन बाय द टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन इज अ की टू डिजिटल। मतलब कंपनीज क्या SAP ओरेकल ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करती है फॉर द मैनेजिंग देयर बिजनेस प्रोसेसेस। In such business environment, use of the digital technology by the auditor right from the planning to the expression of the final opinion, मतलब use of the digital technology by the auditor for performing the audit। ठीक है, यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स आ गया ना इसमें। देखो, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स मतलब पहले हमने जो पढ़ा था ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो वो उसमें इंक्लूड हो जाता है आर्टिफिशियल AI और एंड अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू हेल्प अंडरस्टैंड दी बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, तो auditors can conduct audit in a better way and devote the more attention to the areas requiring a greater focus. Digital audit is helping auditor to better identify risk and making the use of the टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूँ कि सेल्स रजिस्टर में सेल्स बिल्स, ये दोनों मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैन्युअली चेक कर रहा हूँ। सेल्स बिल्स और सेल्स रजिस्टर या परचेस बिल, परचेस रजिस्टर मैं मैन्युअली चेक कर रहा हूँ, तो ये डिजिटल ऑडिट नहीं होगा। अगर कोई भी एक, जैसे सेल्स रजिस्टर अगर सिस्टम में, सेल्स बिल्स मेरे पास मैन्युअली है, मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ। सिस्टम में सेल्स रजिस्टर है, सेल्स बिल्स मैन्युअली पड़े हैं, मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ, तो उसको हम डिजिटल ऑडिट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे परचेस बिल में देख रहा हूँ, परचेस रजिस्टर सिस्टम में, परचेस बिल मेरे पास मैन्युअली, तो डिजिटल। जैसे बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट बोले तो हम कंप्यूटर में, सिस्टम में, लेकिन जो बैंक बुक है, बैंक बुक हमारे पास मैन्युअली पड़ा है, क्लाइंट ने हमको दिया मैन्युअली बैंक बुक, उसके साथ अगर बैंक स्टेटमेंट हम जो सिस्टम में वो चेक करें, तो उसको हम डिजिटल ऑडिट, मतलब कोई भी एक चीज़ सिस्टम में होनी चाहिए। क्रॉस वेरीफाई हम करते हैं, लेकिन सिस्टम का यूज होना चाहिए, तो उसको हम डिजिटल ऑडिट बोलेंगे। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट डिजिटल ऑडिट का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। देखो, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का कंट्रोल्स तो बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो रिलेटेड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, तो
HR, तो ये सब सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको फाइनेंशियल कंट्रोल्स में अलग कर दूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग कर दूं, जहाँ पे ऑथोराइजेशन, इनिशिएशन, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्टिंग ये सब होता है, ठीक है, उसका जो मैनुअल भी हो, ऑटोमेटेड भी हो, उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स है, मैनुअल प्लस ऑटोमेटेड, उसको मैं अलग कर दूं तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के साथ वो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। The term internal financial control basically refers to policy and procedures put in place by the companies for ensuring the reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with the applicable laws and regulations, safeguarding of assets and prevention and detection of the frauds. तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कैसी लगाई जाती है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कैसी लगाई जाती है इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगा, ऑथराइज कोई और बंदा करेगा, इनिशिएट कोई और बंदा करेगा, रिकॉर्ड कोई और बंदा करेगा, प्रोसेस और रिपोर्टिंग उसका कोई और बंदा देखेगा। तो इसमें फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट बनेंगे, रिलायबल बनेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस को भी इंश्योर करेगा, कंप्लायंस विद करेगा एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स होगा। हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो वहाँ पे क्या सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स होता है। अगर वहाँ पे सीनियर अकाउंट मैनेजर ऑथोराइज नहीं करता तो कैशियर एम्प्लॉय और बार बंदा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा वो तीनों मिलकर फ्रॉडुलेंट बिल इशू करके फ्रॉड कर सकते हैं और कैश का चोरी कर सकते हैं। तो ये कैश का चोरी रोकने के लिए, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स करने के लिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड्स में भी हेल्प करेगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो कंपनीज एक्ट ऐसे प्लेज अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द इफेक्टिव implementation and the reporting on the internal controls of the company. The term internal financial control is used at some places in casting responsibilities. देखो कंपनीज एक्ट ने कंपल्सरी कर दिया है। देखो सेक्शन 134(5) क्या बोलता है, इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनीज डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल स्टेट दैट द डायरेक्टर्स let down the internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी हो गया है कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी के केस में सेक्शन 134(5) सबसेक्शन 5 में क्या बोला गया है कि डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये लिखा होना चाहिए कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो कंपनी फॉलो करी है वो प्रॉपर है और एडेक्वेट है और ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में क्या बोला गया है, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट वेदर द कंपनी हैज द एडेक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन द प्लेस एंड आल्सो इन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स, ठीक है। ऑडिटर्स रिपोर्ट को भी स्टेट करना पड़ेगा, ऑडिटर्स को अपने रिपोर्ट में भी स्टेट करना पड़ेगा कि जो एडेक्वेट फाइनेंशियल इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है जो कंपनी फॉलो करी है, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंपनी फॉलो करी है वो एडेक्वेट है और ऑपरेटिंग कर रहा है इफेक्टिवली। ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि कंपनी एडेक्वेटली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से कंपनी के वो एडेक्वेट है वो स्टेट करना पड़ेगा रिपोर्ट में। दिस रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट कंपनी विच इज अ 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, अगर वो 1% कंपनी है स्मॉल कंपनी में तो उसको ये रिक्वायरमेंट उस मतलब ऑडिटर को अगर ऑडिट कर रहा है 1% कंपनी स्मॉल कंपनी तो उसके केस में उसको रिपोर्ट में शो करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल्स एडेक्वेट है या नहीं है, वो शो करने की जरूरत नहीं है कि लेकिन कौन से केस में ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज। और दूसरा भी किसना एनी अदर प्राइवेट कंपनी कि जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है और लोन्स है लेस देन 25 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, लोन्स है लेस देन 25 करोड़, टर्नओवर है लेस देन 50 करोड़, ठीक है, दोनों अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो उस कंपनी के केस में, उस प्राइवेट कंपनी के केस में भी ऑडिटर को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये भी एक कंडीशन रखी गई है कि कब कब रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया यहाँ पे। अभी हम देखते हैं सेक्शन 177(4) में क्या, ऑडिट कमिटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस शो होगा उसके अपॉइंटमेंट लेटर में, उसी मतलब जो उसमें लिखा होगा उसी तरह उसको ऑडिट कमेटी को काम करना पड़ेगा। ऑडिट कमेटी ऐसे काम नहीं कर सकती, उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉलो करेंगे जो राइटिंग में लिखे गए किसके बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वहाँ पे क्या लिखा हो सकता है कि क्या लिखा है वहाँ पे, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स करना होगा और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का भी इवैल्यूएशन करना होगा। जैसा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन करना होगा जिसको ऑडिट कमेटी को, ठीक है, टू सेफगार्ड द एसेट, टू सेफगार्ड अगेंस्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, टू सेफगार्ड अगेंस्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस,
देखो मटेरियल मिसस्टेटमेंट और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसको सेफगार्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवेल्यूएशन ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स करने पड़ेगा और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, दो चीजें करनी पड़ेगी ऑडिट कमेटी को। एज पर सेक्शन 149(8) ऑफ द एक्ट, कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि भाई कंपनी एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल अबाइड बाय द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल फॉर विच लेस डाउन द कोड फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोड फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेसिफाई किया है, शेड्यूल 4 में क्या है, कोड के मुताबिक क्या है, द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंक्लूड्स दैट दे शैल सेटिस्फाई देमसेल्व्स ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दैट फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड द सिस्टम्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट आर रोबस्ट एंड डिफेंसिबल। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंटीग्रिटी मेंटेन होना, उसमें होनेस्टी होनी चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, और फाइनेंशियल जो कंट्रोल्स हैं और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स में वो भी अच्छे होने चाहिए, वो भी रोबस्ट एंड डिफेंसिबल होने चाहिए, वो भी एक एक्यूरेट होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा कौन इंश्योर करेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कैसे, चेक करके, ठीक है, चेक करके कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे हैं, उसके सिस्टम्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे होने चाहिए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनीज ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कौन सी केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओपीसी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, उसका ऑडिट कर रहा है तो उसके केस में ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिपोर्ट करना कि वेदर देयर आर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड एडेक्वेट इन द कंपनी। और किसके केस में, अगर प्राइवेट कंपनी है उसका जो टर्नओवर है वो लेस देन 50 करोड़ है और लोन्स है वो लेस देन 25 करोड़ है, तो उसके केस में भी रिपोर्टिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन लेस देन 25 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर 25 करोड़ एक बार क्रॉस हो गया, फिर लास्ट डे में भले फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ से नीचे, लेकिन एक बार भी अगर 25 करोड़ से क्रॉस हो गया तो उस प्राइवेट कंपनी के केस में ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू रिपोर्ट दी वेदर दे एडेक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन द सिस्टम और नॉट, ठीक है। तो उसके केस में ये सब सारी प्रोविजंस थी ऑडिटर के केस में। उसके बाद ऑडिट कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द शेड्यूल 4, ये भी कोड ऑफ कोड दिया हमने वो पढ़ा, ठीक है। एज पर दैट कोड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम देखते हैं डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क क्या है वो हम देखते हैं। देखो ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाई, ठीक है, टू फाइंड आउट दी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाई है, अंडरस्टैंड किया एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, इंटरनल कंट्रोल को। तो ऑडिटर को पता चला कि कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स में रिस्क हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, बड़ी बड़ी गलतियां होने का, किस आइटम्स में हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गलतियां हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था फाइनेंशियल रिस्क का। फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या, कंपनी बड़ी अमाउंट का लोन लेती है लेकिन उस लोन को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहती। क्यों, अगर लोन बड़ी अमाउंट का बैलेंस शीट में दिखाएगी तो हो सकता है शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट ना करें उस कंपनी में, क्योंकि कंपनी ने इतनी बड़ी अमाउंट का कर्जा लेके रखा है तो शेयर होल्डर शायद इन्वेस्ट ना करें। तो इसलिए कंपनी क्या है, लोन को एज ए इक्विटी दिखा दी, लोन को एज ए इक्विटी दिखा दी ताकि मुझे लोन भी शो करना नहीं पड़े और मुझे उसका इंटरेस्ट भी शो नहीं करना पड़े। इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा आप उसी एक्सपेंस के साथ क्लब कर देगी। तो ये एक हो सकता है कि भाई रिस्क हो सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर को ये पता चला कि ये रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क, लोन और इंटरेस्ट में मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो उसमें वो डॉक्यूमेंट कर देगा कि अब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो लगाने जाऊंगा ना, मैं चेक करूंगा तो वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली सीए मतलब क्या ऑडिटर स्पेसिफिकली उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके क्या स्टेप्स टेक करता है, कौन से आइटम्स चेक करता है, लोन और इंटरेस्ट। उसने डॉक्यूमेंट कर दिया कि मुझे लोन और इंटरेस्ट देखना है क्योंकि वहाँ पे मुझे बड़ी बड़ी गलतियाँ होने का चांस लग रहा है। तो लोन और इंटरेस्ट को डॉक्यूमेंट कर दे रखा है, इसको मुझे देखना है अच्छी तरह से, ठीक है। डॉक्यूमेंट कर दिया रिस्क कि लोन और इंटरेस्ट में मुझे रिस्क लग रहा है गलती होने का, तो मैं ये डॉक्यूमेंट कर दिया। तो मैं अभी चेक करने जाऊँगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स वहाँ पे क्लाइंट के साइड पे, या तो क्लाइंट के जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वहाँ पे मैं चेक करने जाऊँगा। तो मैं लोन और इंटरेस्ट का अमाउंट चेक करूँगा कि प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके कंट्रोल्स में देखूंगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स देखूंगा, मैनुअल कंट्रोल्स देखूंगा, रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सब ये सारे मैं चेक करता हूँ। तो पहले मैं डॉक्यूमेंट करूंगा रिस्क बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम एंड द सिग्निफिकेंट डिसीजंस इच। सिग्निफिकेंट डिसीजन क्या लिया है, कौन से आइटम्स चेक करने के लिए जाना है क्लाइंट के साइड पे, ठीक है। तो डिस्कशन करेगा अमंग द एंगेजमेंट टीम। Key elements of the understanding obtained regarding each of the aspects of the entity and its environment and of each of the internal controls components, the source of the information from which the understanding was obtained, the risk assessment procedures performed, ये सारी चीजें भी ये डॉक्यूमेंट करेगा। The identify and assess risk of the material misstatement at the financial statement level and at the assertion level। जैसे मैंने आपको बोला कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ दिखा रहा है, लोन और इंटरेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो वो भी मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। आइडेंटिफाई एंड एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, मतलब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, पीएनएल बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, तब या तो फिर एसेशन लेवल, मतलब जहाँ ट्रांजेक्शन ऑथोराइज इनिशियल रिकॉर्ड होता है वहाँ पे कुछ मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। तो
वो भी जो रिस्क वहाँ पे आएगा, ठीक है, एसेस्ड रिस्क, आइडेंटिफाइड रिस्क, जो जहाँ पे भी आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एसेशन लेवल, वो भी मैं डॉक्यूमेंट करूँगा, अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट करूँगा। तो रिस्क आइडेंटिफाइड एंड द रिलेटेड कंट्रोल्स अबाउट विच द ऑडिटर हैज ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रिस्क आइडेंटिफाइड, जो मैंने बोला फाइनेंशियल रिस्क, लोन और इंटरेस्ट में मुझे गलतियाँ दिखाई दे सकती है, उसके जो रिलेटेड कंट्रोल्स, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाइड और उसके जो रिलेटेड कंट्रोल्स, कि मुझे क्या जाके चेक करना है, वो भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो भी डॉक्यूमेंट कर देगा चीज़ें। अबाउट विद द ऑडिटर हैज ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा ऑडिटर, ठीक है। रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड अबाउट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन एंड रिस्क, जो आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल रिस्क के, लोन और इंटरेस्ट मुझे गलतियाँ लग रही है, तो ये मैंने आइडेंटिफाई किया, उसको मैं डॉक्यूमेंट करूँगा, और जो उसके रिलेटेड कंट्रोल मुझे जाके चेक करने हैं, ठीक है, अबाउट विद द ऑडिटर हैज ऑब्टेन एंड मैं चेक कर लिया, उसमें अंडरस्टैंडिंग कर लिया कंट्रोल का, तो वो भी मैं डॉक्यूमेंट करूँगा, ठीक है। तो ये था डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क के बारे में, ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन से रिस्क करता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।